वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर तीसरी गली में घुस गए। अंदर घुसते ही राजू को लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, पर हवा चल नहीं रही थी। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी, जैसे कोई उस रोशनी को पी रहा हो। हर गांव में एक कहानी हुआ करती थी, कोई प्यार की, कोई बैर की। लेकिन इस गांव की कहानी किसी किताब में नहीं लिखी गई थी, क्योंकि जिसने भी लिखनी चाही वो खुद ही कहानी का हिस्सा बन गया था। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां तीसरी गली का नाम लेते ही लोग चुप हो जाते थे। चलिए, मैं आपको ले चलता हूं उसी रात जब सब कुछ शुरू हुआ। रात के 11:45 हो रहे थे। गांव में सन्नाटा था, इतना गहरा कि कुत्ते भी भौंकना भूल गए थे। तीसरी गली के मुहाने पर दो युवक खड़े थे, राजू और श्याम। राजू के हाथ में टॉर्च थी, लेकिन वो कांप रहा था। श्याम के चेहरे पर जिद थी और आंखों में डर था। श्याम, वापस चलते हैं। मेरा दिल नहीं मान रहा। देख कितना अंधेरा है, मानो कोई काला कंबल ओढ़ा हो गली पर। मेरे हाथ में टॉर्च है, पर उसकी रोशनी वहां जाकर गायब हो जाती है, जैसे कोई उसे पी रहा हो। तेरा दिल कभी नहीं मानता। आज राज खोलना है। पिछले 4 महीने में 8 लोग गायब। पुलिस कुछ नहीं कर रही। 4 दिन पहले तेरा भाई सुरेश गायब हुआ, और कल रात मैंने खुद देखा कोई औरत इस गली के अंदर घुसती हुई, बिना पैरों के, बिल्कुल चुपचाप, जैसे हवा हो। बिना पैरों के? तू पागल है क्या? हो सकता है कोई बीमार औरत हो, लंगड़ा कर चल रही होगी। पागलपन नहीं, सच। और सुन, उस औरत के हाथ में एक बच्चा था, या फिर बच्चा उसकी पीठ पर था। मैं ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, बिल्कुल लाल, आग की तरह। और जब वो हंसी मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई रो रहा हो और हंस रहा हो एक साथ। तो क्या हम भी मरने जा रहे हैं? भोला की कहानी सुनी है? 40 साल पहले रामलाल चाचा के दोस्त की। वो भी ऐसे ही गली में घुसा था, और अगली सुबह उसकी लाश उसके घर के आंगन में मिली थी। गले पर नीले निशान और आंखें खुली हुई। मेरी माँ कहती थी कि उसकी आंखों में मौत का डर बस गया था। बकवास मत कर। भोला को हार्ट अटैक आया था, मैंने खुद सुना है। मैं वैज्ञानिक तरीके से सोचता हूँ, कोई ना कोई ठोस सबूत मिलेगा। हम वहां जाएंगे, तस्वीरें लेंगे, सबूत लेंगे, पुलिस को देंगे, और फिर ये गली हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तू बस मेरा साथ दे। तो चल, लेकिन एक शर्त, हम साथ साथ चलेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे। और पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो। चीख सुनाई दे, रोना सुनाई दे, अपना नाम पुकारा जाए, मुड़ना नहीं। मुझसे वादा कर। वादा। चल। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर तीसरी गली में घुस गए। अंदर घुसते ही राजू को लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, पर हवा चल नहीं रही थी। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी, जैसे कोई उस रोशनी को पी रहा हो। दीवारें इतनी करीब थीं कि 2 लोग मुश्किल से साथ चल पाते थे। हवा में सड़ांध और अगरबत्ती की मिली-जुली गंध थी, मानो कोई मरा हो और कोई पूजा कर रहा हो। राजू को कई बार खांसी आई। उन्होंने लगभग 20 कदम बढ़ाए होंगे कि अचानक राजू का पैर किसी चिकनी चीज पर फिसल गया। उसने नीचे देखा। फर्श पर एक हाथ के आकार का निशान था, लाल रंग का, और वो गीला था, मानो अभी अभी किसी ने वहां हाथ रखा हो। श्याम, ये देख, ये निशान फर्श पर, हाथ के आकार का, और गीला है, जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। और ये लाल क्यों है? खून नहीं लगता, मेहंदी जैसी गंध आ रही है। चुप रहे, टॉर्च सीधा रख। मैं भी कुछ सुन रहा हूं। कान लगाकर सुन, कोई रो रहा है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, पहले बच्चे के रोने जैसी, धीमी, मदद की गुहार लगाती हुई। फिर वही आवाज हंसी में बदल गई, पर वो हंसी मासूम नहीं थी, वो खोखली थी, दरारों से आती हुई, मानो किसी पुराने कुएं के अंदर कोई पागल हो गया हो। आवाज पीछे से आ रही थी, जबकि वे दोनों आगे बढ़ रहे थे।
फिर उन्हें नाखूनों की खरोंच की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दीवार पर अपने नाखून घसीट रहा हो। वो तो हमारे पीछे है। श्याम, हमारे पीछे कोई आ रहा है। मैं उसके पैरों की आहट सुन सकता हूँ, सरसराहट, जैसे कोई कपड़ा घसीट रहा हो, और नाखूनों की खरोंच दीवार पर लकीरें बना रही है। मुड़ मत, बोला था पीछे नहीं देखना, चलते जा, बस चलते जा। अब तक हम लगभग आधी गली पार कर चुके हैं। देख, आगे जाकर गली थोड़ी चौड़ी होती है, वहां से हम भाग सकते हैं। आ गए दोनों एक साथ। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि दो एक साथ आए। एक मैं रख लूंगी, एक तुम्हें वापस दे दूंगी, क्योंकि मुझे भी तो अपना चाहिए। मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया गया था, अब मैं किसी का ले लूंगी। भाग भाग यहां से। श्याम चीखा और वे दोनों दौड़ने लगे। राजू का हाथ श्याम के हाथ से छूट गया। टॉर्च गिर गई, रोशनी बुझ गई, अंधेरा घना हो गया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई दीवार से टकराया हो। फिर एक चीख, राजू की, और फिर श्याम की चीख, और फिर एक तमाचे जैसी तेज आवाज, जैसे कोई जमीन पर गिरा हो। और फिर पूरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा चल रही थी और एक औरत की हल्की हंसी, जैसे कोई तृप्त हो गया हो। हंसी धीरे धीरे दूर होती गई और गली फिर से सूनी हो गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। उसी रात करीब 12:30 बजे गांव की चाय की दुकान पर अभी भी रोशनी चल रही थी। दुकान के मालिक रामलाल अकेले नहीं थे, उनके साथ 4 और लोग बैठे थे, सीताराम, मुन्ना, लल्लन और छोटू। ये सामान्य बात नहीं थी। गांव में कोई रात के 12 बजे चाय नहीं पीता था, पर आज किसी को नींद नहीं आ रही थी। केतली चूल्हे पर चढ़ी हुई थी, पर सबके कप लगभग खाली थे। हवा में चाय की पत्तियों की कड़वी खुशबू थी और जलती लकड़ी का धुआं। अरे वाह चाचा, आधी रात को चाय पिलाने का कोई और ही मजा है। दिन में तो भागदौड़ होती है, लोग जल्दी में चाय पी के चले जाते हैं, पर रात में चाय धीरे धीरे पीने को मिलती है, बिना घड़ी देखे, बस ये ठंडी ना हो जाए। बेटा, रात को चाय पीने वाले या तो बहुत खुश होते हैं या बहुत उदास, और जो दूसरों को आधी रात चाय पिलाता है उसकी अपनी कोई कहानी होती है जो वो कभी नहीं बताता। मैंने आज बहुत दिनों बाद केतली रात में चढ़ाई है, शायद इसलिए कि मुझे नींद नहीं आ रही। आज क्या खास है? सब जगे हुए हों। मैं तो शहर से अभी अभी लौटा हूँ। वहाँ रात के 12 बजे लोग पार्टी कर रहे होते हैं, मॉल खुले होते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं डराता। तीसरी गली का नाम सुनते ही गांव वाले सिहर जाते हैं। ये सब अंधविश्वास है। बेटा, अंधविश्वास नहीं, अनुभव। तुम शहर में रहे हो, वहां हर गली में बिजली है, सीसीटीवी कैमरे हैं, लोग हैं। यहाँ गांव है, यहाँ तीसरी गली में सिर्फ अंधेरा है और कुछ और। इस गांव में तीसरी गली का राज 40 साल पुराना है और हमारे रामलाल चाचा जानते हैं, है ना चाचा? अरे हाँ चाचा, बताइए ना। आप बहुत कम बात करते हैं, पर सब जानते हैं कि आपने बहुत कुछ देखा है। मैंने सुना है आपका एक दोस्त था भोला, जो उस गली में गायब हो गया था। क्या सच में वहाँ कोई चीज़ है? चाचा, मैंने अपने दादा से सुना था, तीसरी गली में एक औरत रहती थी जिसने खुद को जला लिया था। क्या वो सच है? मेरे दादा कहते थे कि उस औरत के घर से हमेशा अगरबत्ती की गंध आती थी, पर वो कोई पूजा नहीं करती थी। मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त के साथ हुई थी। क्या हुआ था चाचा, बताइए ना। आज हम सब यहाँ हैं, कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं तो अब खुद भी उस गली के बारे में सोचकर डरने लगा हूँ। आपकी बातों ने मेरा अंधविश्वास तोड़ दिया, पर अब नया डर दे दिया। हाँ रामलाल जी, आज बता दीजिए। राजू और श्याम जो आज रात तीसरी गली की तरफ गए थे, हो सकता है कि आपकी कहानी से कुछ पता चल जाए। मैंने उन्हें शाम को देखा था, वे बहुत उत्साहित थे, जैसे कोई बड़ा सच खोजने चले हों। ठीक है, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद कोई तीसरी गली के करीब नहीं जाएगा। और ये कहानी पूरी है, दर्द भरी, खून भरी और सच्ची। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैंने इसे 40 साल तक दबा कर रखा, पर आज लगता है बताने का समय आ गया है।
शायद तुम लोगों को सच जान लेना चाहिए। फिर रामलाल ने 40 साल पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। उनकी आवाज में दर्द था, पर वह रुके नहीं। आंखों में पानी था, पर उन्होंने पलकें नहीं झपकाई। दुकान में सन्नाटा छा गया। केतली फूस फूस कर रह गई। कोई चाय नहीं पी रहा था। सब रामलाल को देख रहे थे। 40 साल पहले रामलाल 25 साल के थे। घने काले बाल, दुबले पतले पर मजबूत। गांव में एक लड़की थी, राधा। वो तीसरी गली के उसी आखिरी घर में रहती थी जिसकी छत गिर चुकी थी और दीवारों पर जलने के निशान थे। उसके बाल कमर तक लंबे थे, पर वो उन्हें कभी नहीं खोलती थी। आंखें बड़ी थीं, पर हमेशा डरी हुई। गांव वाले उससे बचते थे। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते थे और कहते थे, चुड़ैल चुड़ैल। औरतें कहती थीं, इसकी मां चुड़ैल थी, ये भी चुड़ैल है। पर रामलाल उससे बात करता था जब कोई नहीं देखता था। रामलाल उसके लिए रोटी ले जाता था, कभी पुराने कपड़े। वो रामलाल पर हंसती थी, पर धीरे धीरे उसने रामलाल पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। एक दिन रामलाल ने अपने दोस्त भोला से कहा, देख, राधा रोज गली के अंदर क्यों जाती है? तू तो उस पर मरता है, पर उस गली में कोई नहीं जाता। वहां एक बुढ़िया जादूगरनी मर गई थी। उसकी आत्मा भटकती है। रात को वह बुढ़िया बच्चा बनकर रोती है और औरत बनकर हंसती है। जो उसकी आवाज पर जाता है, उसकी रूह घसीट ले जाती है। बकवास मत कर, मैं आज रात पता लगाऊंगा। तो मैं भी चलूंगा, पर एक शर्त, हाथ मत छोड़ना। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, बचपन से। हम साथ खेले, साथ बड़े हुए। मैंने उसे मना क्यों नहीं किया? ये सवाल मुझे आज भी सताता है। रामलाल ने लालटेन उठाई और वे दोनों तीसरी गली में घुस गए। दीवारों पर लाल हाथ के निशान थे, पुराने पर फिर भी दिखते थे। राधा का घर गली के बीच में था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से मक्खियों का गुंजार आ रहा था और एक अजीब सी मीठी बदबू, जैसे कोई फूल सड़ रहा हो। राधा, तू कहाँ है? तभी अंदर से पहले बच्चे के रोने जैसी आवाज आई और फिर हंसी, टेढ़ी मेढ़ी बेसुरी हंसी, जैसे कोई गले में दबाकर हंस रहा हो। भोला डर गया। वो देख, बिना पैरों के पर चल रही है और उसके सिर पर आग है। चले आओ, बहुत दिन बीते। राधा, तू जिंदा है? ये राधा नहीं है, ये पिछली है। भाग। वह दौड़ा। रामलाल भी दौड़ा। एक चीख आई, भोला की, और फिर धमाका, मानो कोई कुएं में गिर गया हो। फिर सन्नाटा। रामलाल अकेला बाहर निकल आया। रामलाल के कपड़ों पर खून के छींटे थे, पर उसे कोई घाव नहीं था। अगली सुबह भोला की लाश उसके घर के आंगन में मिली। गले पर 3 उंगलियों के निशान और आंखें खुली हुई। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, पर रामलाल जानता था भोला की मौत की वजह हार्ट अटैक नहीं, कोई और था। 3 उंगलियां? तो वो इंसान नहीं थी? नहीं, वो एक चीज थी, और उस चीज का नाम था पिछली। वो औरत जो अपने बच्चे के लिए मर जाती है, लेकिन जिसे मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती, वो पिछली बन जाती है। वो अपने बच्चे को ढूंढती है, और जो भी उसके पास आता है वो उसे अपना बच्चा समझ लेती है। वो उसे अपने पास रख लेती है, हमेशा के लिए। उसके हाथ में 3 उंगलियां होती हैं, क्योंकि उसने अपने बच्चे को पकड़ कर रखा था, और 2 उंगलियां टूट गई थीं। या ये कहानी है, मुझे नहीं पता। मैंने कहीं पढ़ा था, पिछली शब्द पीछे से बना है, जो पीछे रह गई। राधा की माँ ने उसे जन्म दिया और वो खुद पिछली बन गई या मर गई और राधा को अकेला छोड़ गई। राधा ने जब खुद को आग लगाई तो वो भी पिछली बन गई, लेकिन उसे अपनी माँ नहीं मिली, इसलिए वो अब भी बच्चों को ढूंढती है। तो राजू और श्याम जो आज रात तीसरी गली की तरफ गए थे, क्या वो उसी के पास गए हैं? हमने आवाजें सुनी थी, रोना और हंसी दोनों एक साथ। अब देर हो चुकी है, रात के 12 बज चुके हैं। अगर वे अंदर घुस गए हैं, और मुझे यकीन है कि घुसे होंगे, क्योंकि राजू का भाई सुरेश भी उसी तरह गायब हुआ था, तो उनकी लाशें कल सुबह या तो गली के मुहाने पर मिलेंगी या उनके अपने घर के आंगन में, बिल्कुल भोला की तरह। उनके चेहरे पर डर होगा, पर आंखों में राहत, क्योंकि पिछली उन्हें अपना बच्चा मानकर रखेगी, और बच्चे को डर नहीं लगता, बस थकान होती है। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते?
पुलिस को बुलाए, खुद वहां जाए। हम 4 लोग हैं और चाचा आप भी हैं, 5। हम अंदर घुसकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। पुलिस नहीं आएगी, पिछली बार भी नहीं आई थी। उन्होंने हार्ट अटैक लिखकर केस बंद कर दिया था। और हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस गली में रात को दोबारा घुस सके। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पैर नहीं चलते, मेरा दिल कांपता है। मैं एक बार घुसकर अपना दोस्त खो चुका हूं, दोबारा नहीं घुसूंगा। बस इंतजार करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। चाचा, आपने राधा से प्यार किया था, है ना? क्या वो पहले भी ऐसी थी? क्या वो सच में बुरी थी? राधा बुरी नहीं थी, वो टूटी हुई थी। उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों। शायद वो भी मर गई होगी। राधा अकेली थी, बिल्कुल अकेली। एक बार उसने मुझसे कहा था, रामलाल, अगर मैं मर गई तो मुझे वहीं दफना देना, तीसरी गली में, ताकि मेरी माँ मुझे ढूंढ सके। उस दिन मैं हंसा था। मैंने सोचा वो पागल है, पर वो पागल नहीं थी, वो सच कह रही थी। उसकी माँ पिछली थी और राधा भी पिछली बन गई। दोनों एक दूसरे को ढूंढ रही थीं और दोनों मिल नहीं पा रही थीं, क्योंकि राधा बच्चा बनकर रोती थी और माँ औरत बनकर हंसती थी। एक ही गली में दोनों थीं, पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाई। यही सबसे बड़ा दर्द है। तो वो आज भी वहां है, 40 साल से? वो अब तक अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाई? वो कभी गई ही नहीं। वो बस इंतजार कर रही है कि कोई उसकी माँ बनकर आए या कोई उसका बच्चा बनकर। और आज रात उसे 2 बच्चे मिल गए होंगे, राजू और श्याम। दोनों बहुत छोटे थे, उनकी उम्र ही क्या थी, 22-23 साल। वो उन्हें अपने बच्चे समझकर रख लेगी और सुबह तक वे उसके पास ही होंगे, मरे हुए पर शांत। सारी रात वे लोग चाय की दुकान पर बैठे रहे, किसी ने आंख नहीं मूंदी। रामलाल चुप थे, बस दूर तीसरी गली की ओर देखते रहे। चाय ठंडी हो गई, फिर से गर्म की गई, फिर ठंडी। बातें थम गई, सिर्फ हवा और दूर कहीं कुत्ते के रुक रुक कर भौंकने की आवाज आ रही थी। सुबह होने में अभी कई घंटे थे, पर किसी को नींद नहीं आई। मुन्ना ने 3 बार सिगरेट जलाई और बुझाई, उसके हाथ कांप रहे थे। लल्लन ने अपना मोबाइल चार्ज करते करते बैटरी खत्म कर दी। वो बस स्क्रीन पर घूरता रहा, पर कोई नेटवर्क नहीं था। सीताराम ने अखबार को 4 बार पढ़ा, हर बार वही खबर, 8 लोग गायब, पुलिस बेबस। और छोटू बस रामलाल के चेहरे को देखता रहा, जैसे उस चेहरे में सारे जवाब छिपे हो। तुम लोग घर जाओ, सुबह जल्दी आना, पता चलेगा। मैं यहीं बैठा रहूंगा। मैं इस रात को अकेले गुजार सकता हूं, कई रातें गुजारी हैं। नहीं चाचा, हम भी यहीं रहेंगे, आप अकेले नहीं होंगे। कोई नहीं गया, सब उसी दुकान पर बैठे रहे। सुबह की पहली किरण आने तक वे बैठे रहे। जब मुर्गे ने बांग दी, तब सबने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखें सूजी हुई, चेहरे पीले। रामलाल उठे, उनके घुटने चटक गए। अब चलो देखते हैं। आखिरकार सुबह हो गई, पक्षी चहकने लगे। पर जैसे ही पहली किरण गांव पर पड़ी, वैसे ही तीसरी गली की तरफ से चीख सुनाई दी। एक औरत की चीख, फिर दूसरी, फिर कई लोगों के दौड़ने की आवाजें। चाय की दुकान पर बैठे सब लोग दौड़ पड़े। तीसरी गली के मुहाने पर सारा गांव जमा था। सूरज निकल चुका था, पर उसकी रोशनी गली के अंदर तक नहीं पहुंच पाई थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। 2 लाशें जमीन पर पड़ी थीं, राजू और श्याम की। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब शांति थी, मानो किसी लंबी यात्रा के बाद सो गए हों। उनके कपड़े फटे नहीं थे, खून नहीं था, सिर्फ उनके गले पर 3-3 नीले निशान थे, गहरे, और आंखों के कोनों में सूखे हुए आंसू। ऐसा लग रहा था जैसे वे रोए हों, पर रोते रोते सो गए हों। यहाँ देखो, राजू और श्याम यहाँ पड़े हैं, दोनों मर चुके हैं। किसी को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। मेरा बच्चा, मेरा राजू, मैंने कहा था ना उससे उस गली के पास मत जाना, पर उसने सुनी कहाँ। वो तो बहादुर बनना चाहता था। मेरा बच्चा। चुप हो जाओ सब, पुलिस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। किसी ने तीसरी गली में हाथ नहीं डालना। मैं सरपंच हूं, मैं कहता हूं।
आज से इस गली को मैं पक्की दीवार से बंद करवाऊंगा। कोई अंदर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे आगे आने दो, घबराओ मत। ये मरे हुए 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। शरीर सड़ा नहीं है, बिल्कुल ताजा है, लेकिन यह संभव नहीं है। कल रात तो ये जीवित थे। मैंने खुद राजू को शाम को देखा था। वो मेरे पास दवा लेने आया था, उसे खांसी थी। और ये निशान 3 उंगलियों के, इंसान के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, ये तो 3 हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब, ये संभव है। उस गली के अंदर 40 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। भोला की लाश ऐसे ही मिली थी, मरे 48 घंटे बाद, पर सड़ी नहीं। गले पर 3 निशान। हमने उस दिन भी डॉक्टर को बुलाया था। उन्होंने हार्ट अटैक कह दिया था, पर हम जानते हैं हार्ट अटैक नहीं था, कुछ और था, कुछ ऐसा जो हम आज भी नहीं समझ पाए। आज से तीसरी गली बंद कर दी जाएगी, मेरे आदेश से। कोई अंदर नहीं जाएगा, चाहे वो जिज्ञासु हो, चाहे वो बहादुर हो। जो अंदर जाएगा उसकी जिम्मेदारी गांव की नहीं होगी। चाचा, अब तीसरी गली सुरक्षित है? क्या अब कोई नहीं मरेगा? राधा को शांति मिली, शायद उसकी मां मिल गई होगी, या फिर वो अपनी मां को मिल गई होगी। हम कभी नहीं जान पाएंगे। पर जो नए निशान हैं, वो किसके हैं? देखना, गली कभी खाली नहीं होती। तुम इसे बंद कर सकते हो, दीवार खड़ी कर सकते हो, पर जो चीज है वो दीवारों के पार से आती है। वो बस दूसरा रास्ता ढूंढ लेती है। राजू और श्याम की लाशें उठा ली गईं। गली को लकड़ियों और रस्सियों से बंद कर दिया गया, पर कोई सरकारी नोटिस नहीं आया, कोई पुलिस नहीं आई, कोई जांच नहीं हुई। गांव वाले डर के साथ अपने अपने घर चले गए। रामलाल अकेले चाय की दुकान पर लौटा। उसने केतली उतारी, 1 कप चाय खुद बनाई और बिना पिए उसे दीवार पर रख दिया, जैसे किसी और के लिए। फिर वो अपनी सीट पर बैठ गया और बोला, अब तुम भी जाओ, मैं यहां थोड़ी देर बैठूंगा। उस रात जब गांव सो गया, तीसरी गली पूरी तरह खाली नहीं थी। बंद दरवाजे के इस पार फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, बच्चे के नंगे पैरों के, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। निशान गीले थे, जैसे कोई बच्चा बारिश में भीग गया हो, पर बारिश हुई नहीं थी। और दीवार पर एक नया लाल निशान, बच्चे के हाथ का, ताजा, चमकता हुआ। निशान धीरे धीरे सूख रहा था, पर उसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता, जैसे कोई हर रात उसे नया बना देता हो। और उस निशान के ठीक नीचे एक छोटा सा खिलौना, एक गुड़िया, जैसे कोई बच्चा भूल गया हो। किसी ने वो गुड़िया पहले कभी गांव में नहीं देखी थी। राधा चली गई, शायद उसकी मां मिल गई। हो सकता है वे दोनों अब साथ हों, जहां न रात है, न दिन, न डर, न दर्द। पर जहां एक पिछली जाती है, वहां कोई और आ जाता है। कहानी खत्म नहीं हुई, वो बस अगले किरदार का इंतजार करती है। हो सकता है वो किरदार तुम हो। इसलिए अगली बार जब तुम किसी सुनसान गली से गुजरो, तो गिनना 1, 2 और फिर ध्यान से देखना। देखना कि कहीं कोई तीसरा तो नहीं है जो तुम्हें देख रहा हो। तीसरी गली कभी भी तुम्हारी गली हो सकती है, और उस गली में एक बच्चा अब भी रोता है या हंसता है, फर्क करना मुश्किल है।